हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। पूरा आधुनिक भारत हमने समझा। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो एक तरह से दोहरान कार्य है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उनका साथ में अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने देखा कि 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में जो ब्रिटिश सेना होती है वो संगठित मराठा सेना से हार जाती है और हार करके मजबूरी में उन्हें मराठों के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। यह बड़गांव की संधि बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक होती है, क्योंकि इस संधि के द्वारा न केवल अंग्रेजों के द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे, जीते हुए जो क्षेत्र थे, वो मराठों को वापस लौटाने थे, बल्कि इस युद्ध का जो मेन कारण था रघुनाथ राव या राघोबा की महत्वाकांक्षा, तो उस रघुनाथ राव को भी पूना दरबार के हवाले करना था। ठीक है, तो बड़गांव की अपमानजनक संधि में ये दो शर्तें तो थी है ना, दो प्रावधान तो थे ही थे। इसके साथ ही अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 41,000 रुपए भी मराठों को देने थे। तो अंग्रेजों को मजबूरी में इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अगर इस तरह से शॉर्ट नोट पूछा जाता है किसी भी युद्ध पे, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध या फिर द्वितीय युद्ध, तो इसी तरह से हमें देना है, कारण बताना है कि कैसे युद्ध हुआ, युद्ध का क्या परिणाम निकला और फिर युद्ध के बाद कौन सी संधि की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या परिणाम निकले वो बताइए। हमने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 हुए थे। इसमें अंतिम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके परिणामों के बारे में पूछा गया है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के ये परिणाम निकलते हैं कि इसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। अब टीपू सुल्तान ही नहीं रहे तो जो मैसूर का क्षेत्र है वो उस पर किसका नियंत्रण हो जाता है? अंग्रेजों का। तो मैसूर राज्य के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम, कोयम्बटूर आदि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे अंग्रेजों के नियंत्रण में चले जाते हैं और जो मैसूर राज्य था उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपारण किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और ये यहाँ पर 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या थी समस्या। बिहार में चंपारण जिले में यूरोपियन जो नील उत्पादक होते थे, यूरोपियन जो नील के उत्पादक थे, ये बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। बिहारी किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और फिर उनकी जो फसल होती थी उनको बहुत ही कम दामों में खरीदते थे, है ना। तो उनको सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर करते थे, जिससे किसानों की हालत, आर्थिक जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई कि क्या वास्तव में ये कारण है किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने का। और जब ये वास्तविक स्थिति निकली तो उन्होंने किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। और बाद में हम देखते हैं कि 1917 में इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया और ये जो जांच समिति गठित हुई थी चंपारण के किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, इसी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण किसान कृषि अधिनियम बनाया गया। और चंपारण कृषि अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि नील के जो किसान है ना, आप उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करवाएंगे। ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना बंद कर दिया गया। तो किसके प्रयासों से हुआ? गांधी जी के प्रयासों से, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चंपारण का अहिंसात्मक आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब व कैसे हुई। हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज चिंतित हो जाते हैं। उन्हें इस चीज़ का भय लगता है कि कहीं दोबारा से इसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हो जाए। तो उनके लिए एक ऐसे मंच की स्थापना की जाती है जिससे कि भारतीय नेताओं की समय समय पर भड़ास निकलती रहे और उनके मन में क्या चल रहा है ये अंग्रेज सरकार को पता लगता रहे। तो इसके लिए 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी होते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम होता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। सोच में बताई चुकी हूँ कि ब्रिटिश सरकार की इसके प्रति ये सोच थी कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, समय समय पर इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे।
इसी के साथ ही जो ब्रिटिश सरकार को हटाने के यहाँ की जनता जो प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों को रोका जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य था, वास्तविक उद्देश्य। हालांकि मतलब जनता को तो ये कहा गया था, भारतीय जनता को, कि कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व करेगी, इसलिए कांग्रेस का गठन किया गया है। 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में। और कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, गोविंद गुरु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा, जब हमने भीलों के आंदोलन पढ़े उस दौरान देखा कि किस तरह से भगत आंदोलन चलाया जाता है गोविंद गुरु के द्वारा भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए। उन्होंने न केवल संत सभा की स्थापना के माध्यम से भीलों को जागृत किया था, बल्कि भगत पंथ की स्थापना भी की थी। और इन्होंने भीलों को बेगार से रोकने के लिए साथ ही अंग्रेजों का जो दमन हो रहा था, स्थानीय जो सामंत थे, शासक थे, उनके दमन के विरुद्ध में भीलों को संगठित किया था। और भीलों के जो परंपरागत अधिकार थे जो उनसे छीन लिए गए थे, उनके लिए भी उन्होंने मांग उठाई थी। तो हमने देखा कि उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। हालांकि अंग्रेजों ने भगत आंदोलन को दमन करने की कोशिश की, है ना, निर्ममता पूर्वक इसको कुचल दिया गया था और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 साल का इनको कारावास दिया गया था। हालांकि 7 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को समझाइए। किसको समझाना है? बिजोलिया किसान आंदोलन को समझाना है। इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है। पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि देश का प्रथम संगठित और सबसे लंबी समय अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 ईस्वी में होता है। समाप्त कब होता है? 1941 में होता है। किसान का जो ये बिजोलिया आंदोलन है ये 3 चरणों में चलता है। प्रथम चरण में साधु सीताराम दास जी इसका नेतृत्व करते हैं। और जो ये किसान आंदोलन होता है ये एक्चुअल में इसलिए किया जाता है कि जो बिजोलिया के जागीरदार होते हैं कृष्ण सिंह जी, उनके द्वारा न केवल 84 प्रकार की लाग बागें लगाई गई थी, बल्कि एक और कर इनके द्वारा लगाया गया था 1903 में, चमरी कर। और इसके बाद जो नए अगले जो जागीरदार बनते हैं कृष्ण सिंह जी के बाद जो अगले जागीरदार बनते हैं पृथ्वी सिंह जी, वो भी एक नया कर लगा देते हैं, तलवार बंधाई कर। तो इससे जनता के ऊपर करों का भार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो प्रथम चरण के तहत इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास जी। बाद में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं 1916 में। और आगे चल के हम देखते हैं द्वितीय चरण के तहत 1922 में किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं। 35 जो लागत थी, लागबाग थी, वो माफ़ कर दी जाती हैं और इसी के साथ द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, दोबारा से जो जागीरदार होते हैं वो किसानों के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं, नए नए कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ही तीसरे स्तर पर आंदोलन प्रारंभ होता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, प्रजामंडल आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा था। तो मेवाड़ जो सरकार थी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं बिजोलिया के किसान प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे न मिल जाए। तो इसलिए फाइनली 1941 में 1941 में एक समझौता करके किसानों की अधिकांश मांगे मान ली जाती है और उन्हें उनकी ज़मीन भी वापस दिलवा दी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट हमारा है साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। हमने देखा कि किस तरह से 1919 का जो अधिनियम था, है ना, 1919 के अधिनियम के द्वारा भी भारतीय जो मांगे थी उनको नहीं माना गया था। तो भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति की मांग बढ़ती जा रही थी। तो भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा करने के लिए, यहाँ की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन इन सदस्यों में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जैसे ही साइमन कमीशन बम्बई आया, बम्बई के क्षेत्र में, आगे हम देखते हैं लाहौर के क्षेत्र में लोगों ने काले झंडे दिखाए साइमन कमीशन को, साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका विरोध किया गया। और ऐसे ही एक विरोध का नेतृत्व करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तो मेन कारण हमने देखा कि क्यों विरोध किया, क्योंकि आप भारतीयों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, 7 सदस्य इंग्लैंड के हैं, है ना। तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रजामंडलों की राजस्थान में स्थापना क्यों की गई। हम देखते हैं जब हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा कि 1938 से पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस संस्था जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रही थी, तो वो रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रही थी कि रियासत में जो भी चल रहा है शोषण का कार्यक्रम या जो भी स्थानीय जनता विरोध कर रही है, स्थानीय जनता जो आंदोलन कर रही है, उसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता
है 1938 में, तो इस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस जो स्थानीय रियासतों में जो आंदोलन चल रहे थे उनको समर्थन देने का ऐलान करती है और इसी कड़ी में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रजामंडल, जैसा कि मैंने बताया था, जनता का संगठन। प्रजामंडल आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि वैध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य था। तो इस तरह से हमने देखा कि सामंती अत्याचार और शोषण का विरोध करने के लिए, राजस्थान की जनता को जागृत करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन स्थापित किए गए थे और फिर इसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकले थे, क्योंकि महिलाओं ने सक्रिय भाग लेना अब शुरू कर दिया था, है ना, और इसी के साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो 1857 की क्रांति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार भारतीयों ने संगठित होकर के यह आंदोलन किया था, जिसे वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इसे नाम दिया। तो सबसे पहले हमें वही बताना है, कारण बताने हैं। अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीति थी। लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प सिद्धांत था, जिसके तहत उन्होंने कई राज्यों को हड़प लिया था। इसी के साथ ही अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, जिसमें हमने पढ़ी थी लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्य विस्तारवादी नीति भी। इसी के साथ सामाजिक कारण भी थे कि यहाँ के जो भारतीय थे उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। धार्मिक कारण हमने देखे कि किस तरह से ईसाईकरण करने का प्रयास किया गया भारतीय लोगों का, और सैनिक कारण हमने देखे कि किस तरह से भारतीय सैनिकों को पदोन्नति नहीं दी जाती थी, वेतन भी कम दिया जाता था यूरोपीय सैनिकों की तुलना में। ये सब कारण तो थे ही थे। तात्कालिक कारण बनता है कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता है, और एनफील्ड राइफल थी उसमें समस्या ये थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग किया जाता था, और इससे जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और ये लोग क्या करते हैं, क्रांति को बहुत पहले ही प्रारंभ कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाती है, लेकिन इसके बाद जनता, जो सैनिक थे वो और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह कर देते हैं। 10 मई को मेरठ में विद्रोह करने के बाद ये जो सैनिक होते हैं दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको इस क्रांति का नेतृत्व सौंप देते हैं। इसी के साथ ही दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं 12 मई को, और उसके बाद तो हम देखते हैं कि क्रांति अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाती है। जैसे हम देखें लखनऊ में 4 जून को हुई क्रांति, और नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसी तरह से अगर हम कानपुर में देखें तो कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। वहाँ ये 5 जून को हुई थी। देखिए किस तरह से मार्च में मंगल पांडे कर रहे हैं, फिर मई में मेरठ में हो रही है, मई में ही दिल्ली में हो रही है, और फिर जून में हमने देखा लखनऊ में हो रही है, कानपुर में हो रही है, झांसी में भी जून में ही हो रही है। और झांसी में कौन नेतृत्व कर रहे हैं? झांसी में कर रही हैं लक्ष्मीबाई नेतृत्व, और बिहार में नेतृत्व किया गया कुंवर सिंह के द्वारा। दक्षिण भारत में भी यह क्रांति हुई थी, उत्तर भारत में इसमें ज़्यादा सक्रियता थी। अब क्रांति के परिणाम क्या निकले, है ना? क्रांति के परिणाम ये निकले कि देसी जो रियासत के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसी के साथ ही कुशल नेतृत्व का भी अभाव था, तो क्रांति एक तरह से असफल हो गई। लेकिन क्रांति का जो व्यापक परिवर्तन ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश साम्राज्ञी ने, ब्रिटिश जो क्राउन था उसने अपने हाथ में ले ली। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी के साथ ही अंग्रेज सरकार ने अब देसी राजाओं के प्रति थोड़ी उदार नीति अपनानी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा बड़ा तो लिखना नहीं है क्योंकि सभी किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मेन कारण बता देना है कि ये किसान आंदोलन राजस्थान के क्षेत्र में हुए थे, ये आखिरकार क्यों हुए थे। तो इसमें हमने देखा कि बहुत अधिक राजस्व वसूला जाता था, बेगार करवाया जाता था। इसी के साथ ही जो सामंत हैं वो कठोर रवैया रखते थे। किसके प्रति कठोर रवैया रखते थे? किसानों के प्रति। और कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, लघु व कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो ही चुका था। तो ये कई कारण थे जिससे किसान बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और किसान आंदोलन करते हैं। महत्वपूर्ण किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि भीलवाड़ा के क्षेत्र में हुआ था, मैं बता ही चुकी हूँ, सबसे लंबे, अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, तो कि किस तरह से 1941 तक यह आंदोलन चलता है। सबसे लंबा आंदोलन, प्रथम और संगठित आंदोलन होता है।
हम आ जाते हैं सीकर किसान आंदोलन में, जो कि सीकर ठिकाने में हुआ था जयपुर रियासत के अंतर्गत, कि किस तरह से जो वहाँ के जागीरदार होते हैं कल्याण सिंह जी, उनके द्वारा भू राजस्व में वृद्धि की जाती है। और इस वृद्धि के खिलाफ 1923 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में सीकर किसान आंदोलन होता है। इस किसान आंदोलन के तहत जाट क्षेत्रीय सभा गठित की जाती है, जाट प्रजापति महायज्ञ होता है और इनके माध्यम से जाटों को संगठित किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र के जाटों को। और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में सीकर में महिला सम्मेलन भी होता है। हालांकि जो सीकर किसान आंदोलन है, इसका दमन करने की कोशिश की जाती है 1935 में गोलीबारी के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश संसद तक इसकी गूंज जाती है। तो फाइनली हार करके जो ठिकाना है उसको किसानों की मांगे माननी पड़ती है 1935 में, और ये आंदोलन समाप्त होता है। बेंगो किसान आंदोलन हमने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में जो बेंगो के किसान थे, उन्होंने ये 1921 में अपना आंदोलन प्रारंभ किया। और राजस्थान सेवा संघ ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ ने बेंगो के किसानों में जागृति पैदा की। 2 साल तक किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। फाइनली जो ठाकुर अनूप सिंह जी थे वो समझौता करते हैं किसानों से, लेकिन यहाँ के जो मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो इस समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं। इसको बोलशेविक फैसले की संज्ञा देते हैं और एक ट्रेंच आयोग का गठन करते हैं। ट्रेंच आयोग के निर्णय पर चर्चा करने के लिए किसान जब इकट्ठे होते हैं तो किसानों पर गोलीबारी चलवा दी जाती है, जिसमें रूपा जी और करपा जी नामक 2 महत्वपूर्ण जो किसान थे वो शहीद हो जाते हैं। और रामनारायण चौधरी अभी तक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बेंगो किसान आंदोलन का, लेकिन किसानों का मनोबल जब गिरने लग गया तो उसके बाद से विजय सिंह पथिक अपने हाथ में ये आंदोलन ले लेते हैं। लेकिन 1923 में जैसे ही पथिक को गिरफ्तार किया जाता है ना, पथिक की गिरफ्तारी के साथ ही ये बेंगो का किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है बिना किसी समझौते के। अगला है हमारा बरड़ किसान आंदोलन। ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बूंदी क्षेत्र के किसानों ने चलाया था। इसका नेतृत्व किया था राजस्थान सेवा संघ के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे नैनूराम शर्मा, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ये जो बरड़ किसान आंदोलन किया गया 1922 में। कब किया गया? 1922 में। इसको भी ऐसे ही दमन करने की कोशिश की जाती है। 1923 में जो पुलिस अधीक्षक होते हैं इकराम हुसैन, वो इसको गोलियां बरसा देते हैं जो किसान सभा कर रहे होते हैं उस पर। लेकिन 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाता है और राजस्थान सेवा संघ के बंद होते ही बिना किसी समझौते के बरड़ आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और सबसे लास्ट जो हमारा किसान आंदोलन था अलवर के क्षेत्र में निमुचना का किसान आंदोलन, जिसमें एक हमने कारण देखा कि किस तरह से जंगली सूअरों के उत्पात से दुखी होकर के किसान आंदोलन करते हैं और फाइनली जो अलवर के महाराजा होते हैं उनके द्वारा सूअर मारने का आदेश देना पड़ता है और किसानों की समस्या का समाधान होता है। दूसरा कारण हमने देखा कि 1922 में जो तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, उससे जो राजपूत थे और ब्राह्मण थे उनको जो विशेष अधिकार थे वो छीन लिए गए। तो इन जातियों के द्वारा मेनली नेतृत्व प्रदान किया जाता है इस आंदोलन को। और ये जो किसान होते हैं निमुचना क्षेत्र की, ये 1925 में चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर गोलीबारी करवा दी जाती है जिसमें 156 के लगभग लोग मारे जाते हैं, 600 घायल होते हैं। तो ये जो निमुचना किसान आंदोलन है ना, इसकी तुलना की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड से। गांधी जी ने इसे दोहरी डायरासाई की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विभत्सक बताया था। तो इस तरह से हमें हमारे किसान आंदोलन का उल्लेख करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1919 से 1939 के मध्य 1949 के मध्य है ना, जो जन आंदोलन चलाए गए उनका वर्णन कीजिए। तो हमने देखा था जब हमने इस वीडियो का अध्ययन किया था आंदोलन के तहत, तो सबसे पहला जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन था, जो भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, अली बंधुओं के द्वारा स्पेशली, और ये टर्की के खलीफा के पद के सम्मान में चलाया गया था। हमने देखा कि गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जाता है, जिससे कि मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जोड़ा जा सके। सेकेंड महत्वपूर्ण आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तुर्की के साम्राज्य के विभाजन, ऐसी कुछ घटनाएं थी जिनके जो कारण बनती है असहयोग आंदोलन की। और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में फाइनली असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम था उसमें ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया जाता है। जो सरकारी विद्यालय थे, कॉलेज थे और सरकारी नौकरियां थी, उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ रचनात्मक कार्य अपनाए जाते हैं जिसमें
स्वदेशी अपनाना, है ना, चरखा कार्यक्रम, छुआछूत का उन्मूलन करना, मद्य निषेध। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। 1921 में मतलब जनता बढ़ चढ़ के भाग लेती है, 30,000 के लगभग लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान चोरी चोरा कांड हो जाता है और चोरी चोरा कांड में हिंसा होने से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को 1922 में 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट आंदोलन था, इस दौरान हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने देखा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का, और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर ही 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं और दांडी के तट पर पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके अंग्रेज सरकार के नमक कानूनों को तोड़ देते हैं। इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका कार्यक्रम भी लगभग वही है जो कि असहयोग आंदोलन में था, हालांकि इसमें एक दो चीज़ें नई ऐड हो गई, जैसे कि इसमें अंग्रेज सरकार के जो नमक कानून थे उनका उल्लंघन करते हुए नमक बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा जो शराब की दुकानें थी, विदेशी वस्त्रों की दुकानें थी, इनके बहिष्कार किया जाएगा और इसी तरह से अंग्रेज सरकार के जितने भी उपक्रम थे उन सब का बहिष्कार किया जाएगा। तो इस तरह से ये आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था। इसमें भी छुआछूत से दूर रहना और स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, ये सब शामिल था। 60,000 के लगभग लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन क्या होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस समझौते की शर्तों के तहत गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निराश होकर लौटते हैं तो उनके द्वारा 1932 में यह आंदोलन दोबारा शुरू किया जाता है, लेकिन अब आंदोलन गति नहीं पकड़ पाता है। फाइनली गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। अब सबसे जो इसके बाद महत्वपूर्ण होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों की अनुमति के भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेती है, तो इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हमने देखा विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और फिर उसके बाद ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, और 30,000 के लगभग लोग पकड़े गए, लेकिन उनको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन। कारण हमने देखे क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के भारत पर आक्रमण का भय बना हुआ था। इसके कारण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है और गांधी जी करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है 8 अगस्त 1942। लेकिन 9 अगस्त को ही गांधी जी समेत जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जनता बिना किसी नेतृत्व के ये आंदोलन करती है। ये आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक चलता है। हड़तालें की जाती है, बहिष्कार किए जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी होती है उसके नेता भूमिगत रहकर इस आंदोलन को समर्थन देते हैं। कई समानांतर सरकारें भी बनाई जाती हैं और ये आंदोलन भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, क्योंकि इसने अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेज सरकार को बस अब फाइनली ये हो गया था कि अब भारत तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों पर मैसूर द्वारा अंग्रेजों से किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। यानी हमें आंग्ल मराठा जो 3 युद्ध हुए हैं उन पर टिप्पणी लिखनी है और आंग्ल मैसूर युद्धों पर लिखनी है। तो हमने देखा कि भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और सूरत की संधि। प्रथम युद्ध चला था 1775 से लेकर 1782 तक। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना हार जाती है और हार करके उन्हें अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1802 से 1805 के मध्य हुआ। इसका कारण ये बनता है कि मराठा सरदार आपसी द्वेष रखते हैं, मराठा साम्राज्य कमजोर हो चुका होता है और लॉर्ड वेलेस्ली अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए युद्ध करते हैं। अलग अलग मराठा सरदार अलग अलग युद्ध करते हैं लेकिन अंग्रेज सरकार से पराजित हो जाते हैं। इसमें हमें उदाहरण लिखना है कि भोसले ने जैसे अमरगांव के युद्ध में पराजित हुए और देवगांव की संधि करनी पड़ी। सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव में पराजित हुए, है ना, और सिंधिया को पराजित होकर सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी और होलकर को राजघाट की संधि करनी पड़ी। तो इस तरह से हमें लिखना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं।
तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है उसमें पेशवा को बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और जब पेशवा इस अपमानजनक संधि के खिलाफ युद्ध करते हैं तो किर्की में जो युद्ध होता है उसमें पराजित हो जाते हैं, और फाइनली 1818 में मेलकाम पेशवा से संधि करते हैं, पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेज फूट डालो व राज करो की नीति के तहत मराठाओं को संघर्ष में पराजित कर देते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। हमें पता है टोटल 4 आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए थे। तो सबसे पहला चला था 1767 से लेकर 1769 के समय अवधि में, और इसका कारण बना था हैदर अली की महत्वाकांक्षा, और जो मैसूर के शासक थे हैदर अली उनकी महत्वाकांक्षा, साथ ही अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। इसमें अंग्रेज मराठों व निजाम के साथ मिलकर के हैदर अली के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हैदर अली कूटनीति से मराठों और निजामों को अपने साथ मिला लेते हैं, और इसमें बुरी तरह से हार होती है अंग्रेज सरकार की, और हार करके उन्हें मद्रास की संधि करनी पड़ती है। तो अंग्रेज इस अपमान को नहीं भूलते हैं। दूसरे आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है 1780 से 84 के बीच में, और कारण वही बनता है कि प्रथम संघर्ष में हुई हार का बदला लेना चाहते थे अंग्रेज, साथ ही हैदर अली अंग्रेजों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज थे। 1780 में ये युद्ध शुरू होता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र टीपू सुल्तान अब कार्यभार संभालते हैं, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा चलता है कि बिना किसी रिजल्ट के ही संधि कर ली जाती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस युद्ध से परेशान हो गए थे। तो 1784 में संधि हो जाती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुआ 1790-92 में हुआ। कारण बनता है मेन जो तात्कालिक कारण कि टीपू के द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया गया था, और त्रावणकोर का जो राजा था वो अंग्रेज का खास था, अंग्रेजों का मित्र था। बस इसी बहाने को लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस हमला बोल देते हैं मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन पराजित होते हैं, और फाइनली 1792 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है 1799 में, और महत्वपूर्ण जो कारण रहता है वही लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति। फाइनली टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया जाता है और मैसूर की स्वतंत्रता इस युद्ध में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो हमने देखा क्रांतिकारियों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार के साधन के द्वारा, चाहे हिंसा ही क्यों ना हो, भारत को आज़ाद कराया जाए, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए। तो हमने देखा था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमने देखा कि बलवंत फड़के ने सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि शुरू की। उसके बाद चापेकर बंधु हुए, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा दी। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी एक संस्था अभिनव भारत स्थापित की और भारत की जो क्रांति थी उसको नई दिशा प्रदान की। तो अलग से टिप्पणी भी आ सकती है विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर। सेकंड हमने देखा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई पी मित्रा के द्वारा, जब उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया। इसके बाद आगे चल के देखते हैं कि वारिंदर कुमार घोष ने भी अपनी पुस्तकों भवानी मंदिर और जो कई लेख थे, उनकी कई पत्रिकाएं थी, युगांतर और सांध्य, इनके माध्यम से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया। तो ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन देखा। एक अलग से टिप्पणी पूछ ली जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर, और श्यामजी कृष्ण वर्मा भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशों से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया। इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में, और इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले या विदेशों में रहने वाले भारतीयों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ टिप्पणियां हमें करनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। सन्यासी विद्रोह पे टिप्पणी करनी है, डायरेक्ट हम लेते हैं जिन पे टिप्पणी करनी है। तो पहला है सन्यासी विद्रोह। हमने देखा 1770 में बंगाल के सन्यासियों के द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया जाता है। कारण बहुत सारे थे कि सन्यासियों की धार्मिक यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, अकाल पड़ने के बावजूद इनसे कर वसूला जा रहा था, ये कई कारण थे, लेकिन इस आंदोलन को जल्दी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट है रमोसी का विद्रोह, जो कि पश्चिम घाट में रहने वाली जनजाति रमोसी के द्वारा किया गया था, अंग्रेजी प्रशासन से नाखुश होकर के। सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया गया। पहले चरण में 1822 में हुआ, दूसरे चरण में 1825 से 26 में रमोसी का विद्रोह हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हैं, कई बार क्वेश्चंस ये एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है चंपारण, जो कि हम इसी वीडियो के तहत पहले पढ़ चुके हैं, चंपारण किसान आंदोलन, कि किस तरह से गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र के किसानों को नेतृत्व प्रदान करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। भगत आंदोलन भी हमने देखा कि किस तरह से गोविंद गुरु के द्वारा सम सभा की स्थापना करके, भगत पंथ की स्थापना करके भीलों को संगठित करने का कार्य किया जाता है, और भगत आंदोलन के माध्यम से भीलों की परंपरागत अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है।
एक ही आंदोलन हमने देखा कि किस तरह से मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चलाया जाता है। भीलों व ग्रासियों के द्वारा यह आंदोलन 1921 में चलाया गया था। उदयपुर और सिरोही इसके महत्वपूर्ण 2 केंद्र थे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।